नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन एकेडमी का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि उन्हें सिखाना भी है, जिससे वो किताबी ज्ञान से सीखी हुई बातें बाहरी दुनिया की वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बिठाकर जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। आज प्रथम अध्याय की यह दूसरा लेक्चर है। संसाधन एवं विकास की दूसरी कड़ी आज प्रस्तुत है। इस कड़ी को प्रारंभ करने से पूर्व पिछले कुछ डाउट्स जो बच्चों से प्राप्त हुए हैं उनका समाधान करना चाहेंगे। एक बच्चे ने पूछा कि सर प्रौद्योगिकी क्या है, यानी टेक्नोलॉजी क्या है। तो प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी विधा है जिसमें मानवीय श्रम की जगह मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। आप ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहले सड़कों के निर्माण के लिए जो गड्ढे खोदे जाते थे उनमें मानवीय श्रम फावड़ों के द्वारा गड्ढे के खुदाई कार्य होते थे, लेकिन आज उसकी जगह जेसीबी ने ले लिया है। यही प्रौद्योगिकी है। तो आज हम अपने लेक्चर को प्रारंभ करते हुए सेकंड खंड को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे भू संसाधन क्या है। इसकी आगे की कड़ी है मानव संसाधन एवं विकास की अगली कड़ी है भू संसाधन क्या है। जैव अजैव संसाधनों सहित मानव की समस्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाओं के लिए मंच प्रदान करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है ये। तो भू संसाधन क्या है? भू संसाधन ये समझ लीजिए कि ये सभी प्रकार के जो जैविक अजैविक संसाधन है जिसमें मानव भी सम्मिलित है। और मानव चूँकि एक बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धिमान संसाधन है, मानवीय संसाधन है, तो ये आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलाप जो करता है उसके लिए मंच कौन प्रदान करता है? ज़मीन, भूमि प्रदान करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और भारत में अगर हम भूमि संसाधन की बात करें तो भारत के भूमि संसाधन को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: मैदान, पर्वत और पठार। चूँकि मैदान बहुत सारी नदियों से निर्मित हुआ है तो भारत में लगभग 43% मैदानी भाग है और 30% पर्वतीय हिस्सा है और लगभग 27% जो है पठारी क्षेत्र है। तो अब ये मैदानी क्षेत्र मुख्य रूप से मानवीय क्रियाकलापों के कौन से कार्यों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं? तो ये कृषि और उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि संसाधन है। कृषि के लिए तो ये पालना है, कृषि का पालना भी कहा जा सकता है। इसीलिए सभ्यताओं का विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ अपनी मिट्टी को ला करके जमा कर समतल सपाट ज़मीन का निर्माण करती हैं। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय संसाधन, भूमि संसाधन। पर्वतीय भूमि संसाधन जहाँ पर 12मासी नदियाँ बहती हैं, यानी सतत वाहिनी नदियाँ बहती हैं। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। यहाँ पर पारिस्थितिकी पर्यावरण अनुकूल दशा में पाया जाता है, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से मानवीय पहुँच से जो है कटा हुआ है। पूरी तरीके से मनुष्य इसका शोषण नहीं कर पाया है, इसीलिए यहाँ पर अनुकूल पारिस्थितिकी पाई जाती है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पठार की बात करें तो पठार जो कि पूरे क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है, जो कि खनिज के लिए महत्वपूर्ण है। खनिजों में धात्विक खनिज और जीवाश्म, जैविक खनिज, जीवाश्म ईंधन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वन संसाधन यानी जंगली क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र तो वन के लिए मशहूर है ही है। इसको हम एक पाई चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ये जो बैगनी रंग का क्षेत्र है
ये मैदानी क्षेत्र को दिखाता है, और रेड वाला क्षेत्र पर्वतीय हिस्सा क्षेत्र है ये, और ये वाला हिस्सा 27% जो कि पठारी क्षेत्र है। तो इसे हम पाई डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। भारत में भूमि उपयोग की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है कुल भू क्षेत्रफल, जिसका 93% भूभाग अभी जो है भूमि उपयोग के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के सिर्फ 93% हिस्से का ही भू उपयोग आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो इनको हम इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। इन 93% में कृषि योग्य भूमि 57% है, वन भूमियाँ 21.67% है, ये लेटेस्ट आंकड़ा है 2019 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके आधार पर। और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यानी कि जो कृषि के अतिरिक्त भूमियाँ हैं, जैसे चरागाह भूमि है, बंजर भूमि है, परती भूमि है। चरागाह भूमि की बात करें तो लगभग 3.5% है, बंजर भूमि 24% है, परती भूमि लगभग 7% है। दूसरा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो कि 42.57% है लगभग। तो अब हम बात करेंगे कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि ऐसी भूमियाँ होती हैं जिनमें कृषि की संभावना होती है, कृषि कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरे क्षेत्र में कृषि ही हो। जैसे कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये भी तो कृषि से संबंधित है, लेकिन शुद्ध बोया गया सोन यानी नेट सोन एरिया ऐसे क्षेत्र होते हैं जो वास्तव में खड़ी फसलों को दर्शाते हैं। तो वो सिर्फ 42.57% है, लेकिन कृषि योग्य भूमि भारत में 57% के आसपास है, जिसमें कुल क्षेत्रफल का 21.67% वन क्षेत्र है। लेकिन जो हमारे यहाँ वन नीति है 1952 में जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उसके तहत 33% वन क्षेत्र होना चाहिए कुल क्षेत्रफल का, तभी पर्यावरण संतुलन हो सकता है। लेकिन ये कभी हो नहीं पाया है अभी तक, बहुत निराशाजनक तस्वीर है इस परिप्रेक्ष्य में। और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो कृषि के अतिरिक्त भूमियां हैं, चरागाह भूमि। चरागाह भूमि यानी कि मवेशियों को चारा उपलब्ध कराने वाली भूमि होती है, वो 3.5% है। चूँकि अब हमारे देश में कृषि से संबंधित सारे कार्य मोस्टली मशीनों के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए पशुओं का पालन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी कैटल है, गाय वगैरह है, भैंस वगैरह है, इनके पालन और इनके चारे के लिए चरागाह भूमियों की आवश्यकता है जो कि 3.5% है। बंजर भूमि ऐसी ज़मीन होती है जो कृषि योग्य नहीं होती है। अब ये किसी भी प्रकार से हो सकती है बंजर भूमि, जैसे अधिक वर्षा के कारण वहाँ की मिट्टी कट जाए तो बंजर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से जो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो, तो ये पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 24% है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है जो बंजर के रूप में है। ये किसी भी तरीके से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। परती भूमि है 7%। परती भूमि मतलब कृषि के योग्य तो है लेकिन इसे छोड़ दिया गया है, कृषि कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जो कि 7% है। तो इस तरीके से ये भारत में भूमि उपयोग के आंकड़े हैं। इसके बाद में भू उपयोग प्रारूप को निर्धारित करने वाले कारक, यानी जो भू उपयोग के कौन कौन से उसके उपयोग करने के क्या क्या जो तरीके हैं भूमि उपयोग के, उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम भौतिक कारक देखेंगे और मानवीय कारक देखेंगे। भौतिक कारक में भू आकृति, मृदा के प्रकार और जलवायु, ये 3 मुख्य कारक हैं। भू आकृति यानी अगर उच्चावच ज़मीन समतल नहीं है, पठारी है, पर्वतीय है, तो वो किस तरीके से उसका उपयोग होगा। जैसे मैदानी क्षेत्र है तो वो कृषि के लिए उसका उपयोग होगा, पठारी क्षेत्र है तो वहाँ पर खनन के लिए उसका उपयोग होगा। इसी प्रकार से मृदा का प्रकार भी भूमि उपयोग को निर्धारित करता है। अगर मृदा उपजाऊ है तो कृषि के लिए उपयुक्त होगी भूमि, वो अनुपजाऊ है तो चरागाह के लिए हो सकता है, अगर चारा लगे उसमें चारे की व्यवस्था है तो, या फिर पथरीली ज़मीन है, कंकड़ीली ज़मीन है तो इंडस्ट्रियल स्थापना की जो है भूमिका अदा करेगी वो भूमि। जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु एक ऐसा कारक है
भौगोलिक कारकों में, भौतिक कारकों में जो ज़मीन के साथ साथ में, ज़मीन उपयोग के साथ साथ भू उपयोग के साथ साथ मानव के बहुत सारे क्रियाकलापों को निर्धारित करने वाला ये कारक है। मानवीय कारक की बात करें तो जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता यानी टेक्नोलॉजिकल इफ़िशियंसी और संस्कृति एवं परंपराएं, ये 3 मुख्य कारक हैं जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या घनत्व यानी मनुष्य अगर किसी क्षेत्र में अधिक रहता है, वहाँ आबादी अधिक है, तो उसका लैंड यूज़ क्या होगा भाई, रहने के लिए आवास बनाएंगे लोग, कृषि क्षेत्र सिमट जाएगा, कृषि कार्य के क्षेत्र जो है सिमट जाएंगे, और वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र का विनाश करेंगे लोग वहाँ पर, क्योंकि रहने के लिए आवास चाहिए तो वनों का विनाश किया जाएगा। और इसी प्रकार से प्रौद्योगिक क्षमता यानी तकनीकी कैसी, पुरातन तकनीकी है या नवीन तकनीकी है। अगर पुरातन तकनीकी है तो वहाँ पर जो है भू उपयोग के तरीके कुछ अलग तरीके से बदले होंगे। अगर नवीन तकनीकी है तो बड़े बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी होंगी वहाँ पर। इसी प्रकार संस्कृति एवं परंपराएं, ये भी महत्वपूर्ण कारक हैं। भाई बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं व्यक्तियों को जो आस्था से बंधे हुए व्यक्ति होते हैं, तो वो तकनीकी होने के बावजूद, बहुत सारे ज्ञान होने के बावजूद भी अपने कुछ ज़मीन को उसके जो उपयोग है, ज़मीन का, भूमि का जो उपयोग है, वो आदिम तरीके से किया जाता है। भारत में भूमि निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन, ज़मीन का ह्रास होना, भूमि का ह्रास होना, किस तरीके से भूमि जो है क्यों ह्रास हो रही है, ये क्या है? तो प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमि की गुणवत्ता में ह्रास, यानी भूमि की गुणवत्ता निरंतर घटती जाए। और ये कैसे होगी? एक तो प्राकृतिक कारक हो सकता है और दूसरा मानवीय कारक। मानवीय कारक तो बहुत महत्वपूर्ण कारक है, प्राकृतिक कारक भी जो है भूमि ह्रास का एक कारक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारकों में देखते हैं तो हम वनों द्वारा निम्नीकरण, जो कि लगभग 28% कुल जमीन की, भूमि के निम्नीकरण में वनों का योगदान है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे वृक्ष, घने जंगल हैं, घने वन क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर अधिक वर्षा अगर हो रही, जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र में देखिए अमेज़न के वन हैं या फिर कांगो बेसिन के वन क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर अधिक वर्षा के कारण दलदली ज़मीन बनी रहती है, तो वो ज़मीन अनउपजाऊ हो जाती है, उसका निम्नीकरण हो जाता है। इसी प्रकार से जल द्वारा अपर्दन से निम्नीकरण। भाई इस पृथ्वी पर जल के बहुत सारे स्वरूप हैं, कई स्वरूप में जल पाया जाता है, बहते हुए रूप में, भरे हुए रूप में। तो जो बहता हुआ जल है जिसे नदी कहते हैं, तो ये वर्षा के दौरान जो है छोटी छोटी नालियों के रूप में निकलती हैं, फिर ये बड़े बड़े नालों और फिर नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। तो ये मिट्टी का बहुत ज़्यादा अपर्दन करता है, जिससे ज़मीन की जो है ज़मीन का ह्रास होता है, उसका निम्नीकरण होता है। वायु द्वारा निम्नीकरण मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ पर तीव्र हवाएं चलती हैं, वहाँ पर जो है बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। इस तरीके से जैसे इधर से हवा जा रही है और ये रेत के मैदान हैं, तो ये रेत के मैदान इन रेतों को उड़ा करके फिर ले जा करके ऐसे टीलों का जमाव करती हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ की झाड़ी क्षेत्र हैं, झाड़ियाँ हैं, सब दब जाती हैं इनसे। तो ये इस तरीके से, और यहाँ की मिट्टी उड़ करके चली जाती है। तो इस तरीके से वायु के द्वारा निम्नीकरण होता है मिट्टी का। इसके अलावा जो है कुछ प्राकृतिक और कारण हैं जो मिट्टी को लवणीय और क्षारीय बनाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है, जहाँ पर जो है मिट्टी लवणीय और क्षारीय है। इसके बाद हम मानवीय कारक की बात करेंगे। मानवीय कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वनों का विनाश, वन उन्मूलन, खनन और अत्यधिक सिंचाई और अति पशुचारण। वन उन्मूलन जो है एक बहुत ही आज के समय में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। खनन का मतलब होता है खनिजों को ज़मीन से खोद करके बाहर निकालना। तो इसके कारण मिट्टी या भूमि जो है, वहाँ की भूमि मृदा की उर्वरता ख़त्म होती है, मिट्टी का ह्रास होता है। और अत्यधिक सिंचाई के कारण भी जल भरावन के कारण जब अधिक सिंचाई होती है तो क्षेत्र में जल भर जाता है, और जल की अधिक भरे रहने के कारण अधिक समय तक वहाँ की मिट्टी जो है क्षारीय और लवणीय हो जाती है। तो चूँकि अधिक सिंचाई जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इंदिरा नहर बन जाने के कारण राजस्थान में
जो है इस ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अति पशुचारण यानी कि जहाँ पर मवेशी ज़्यादा हैं, पशुचारण के कार्य होते हैं, उन क्षेत्रों में ऐसे भूमि निम्नीकरण की समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और अन्य मानवीय कारकों की अगर हम बात करें तो आप देखे होंगे पत्थर और सीमेंट जैसे उद्योग हैं, जहाँ पर जो है जब पत्थर को काटा जाता है तो उससे धूल रेत निकलती है और वो रेत जा कर के आसपास के क्षेत्र में जमा हो जाता है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ग्राइंडर से पत्थर को काटा जा रहा है और ये डस्ट, ये धूल जो है आसपास के क्षेत्र में जमा होकर के वहाँ की मिट्टी को जो है कमज़ोर बनाती है, अनुपजाऊ बनाती है। इसी प्रकार से घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है, जैसे कि औद्योगिक कचरा है। अब ये कचरा आप शहरों के बाहर देख सकते हो जमा रहता है, तो ये जहाँ भी जमा रहता है वहाँ पर रासायनिक अपक्षय होता है मिट्टी का और बायोलॉजिकल अपक्षय होता है। तो इस तरीके से वहाँ की मृदा जो है, वहाँ की ज़मीन जो है अनुपजाऊ हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, लवणीय हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब हम बात करेंगे भूमि संरक्षण कैसे किया जाए। जब भूमि का इस तरीके से निम्नीकरण हो रहा है तो उसके उपाय भी कुछ होंगे, उनको कैसे जो है संरक्षित किया जाता है। तो हमने देखा कि भारत में सबसे बड़ी समस्या वन उन्मूलन की है, तो इस समस्या का समाधान वनारोपण है, वृक्ष का अधिक मात्रा में रोपण किया जाए। और पशुचारण वाले क्षेत्र में जैसा कि हमने देखा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में और आपका जो है ज़्यादा अतिचारण हो रहा था गुजरात वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर नियंत्रित पशुचारण किया जाए। और इसके अलावा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, भारत में थार का जो मरुस्थल है, यहाँ पर अक्सर जो है बालू के टीले पाए जाते हैं इस तरीके से। तो ये बालू के टीले जो है इनके स्थानांतरण के कारण बहुत सारी ज़मीन वहाँ की ख़राब हो जाती है। तो इनको रोकने के लिए, इनके मान ली इधर से हवा उड़ कर आ रही है और ये टीला इस तरीके से उड़ करके आगे जा सकता है, तो यहाँ पर हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। और यहाँ पर चूँकि वृक्ष कैसे होंगे, इस तरीके से वृक्ष ना होकर के बल्कि नागफनी वाले कटीले वृक्ष यहाँ पर रोपे जा सकते हैं। इस तरीके से जो नागफनी वाले वृक्ष होते हैं कटीले, और ये इस तरीके से बालू का स्तूप को रोक सकते हैं। और इसके अलावा नगरीय अपशिष्ट वो सड़कों के किनारे शेल्टर बेल्ट और ग्रीन बेल्ट बनाया जा सकता है। सड़कों के किनारे जो सड़क है इसके किनारे वृक्ष लगाए जा सकते हैं दोनों साइड में, जिससे कि सड़क पर चलने वाले वाहनों से उत्पन्न धूल, डस्ट आदि जो है वो दूर तक न फैल सकें, यहीं पर जो है ऑब्जर्व कर लिए जाएँ, सोख लिए जाएँ। और इसके अलावा जो हाईवेज़ हैं उन पर जो है ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जा सकता है, जो बीच में डिवाइडर होता है यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये शेल्टर बेल्टों का निर्माण करके हम मिट्टी के भूमि के अपरदन को या निम्नीकरण को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है नगरीय अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण। अब जो हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा कि इस तरीके से ये कहा गया, इस तरीके से अपशिष्ट पदार्थ है नगरीय का, तो इसका जो है हम क्या करें, इस पदार्थों को हम पुनर्चक्रण करें, यानी इसको सुखा करके इसका बिजली उत्पादन किया जा सकता है। जैसा कि इलाहाबाद में एक संयंत्र बनाया गया है वेस्ट मटेरियल से, जो उसको चक्रण करके पुनर्चक्रण करके बिजली बनाने का, तो ऐसा किया जा सकता है। और इसके अलावा चूँकि डायरेक्ट किसान लोग समरसेबल के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जिसके कारण जल भराव की ज़्यादा समस्या होती है, नहरों के माध्यम से हो या फिर समरसेबल के माध्यम से, तो जल भराव की समस्या होने लगती है। तो उससे बचने के लिए सिंचाई की आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, स्प्रिंकल विधि द्वारा यानी छिड़काव विधि द्वारा सिंचाई किया जाए, जिससे कि फसलों को अधिक मात्रा में जल की प्राप्ति भी हो सके बूंद बूंद करके, और इस ज़्यादा से मात्रा में जल का उपयोग हो सके और वेस्टेज ना हो। तो इस तरीके से ये कुछ जो है हमने उपाय देखें। अब आगे हम भारतीय मृदा पढ़ेंगे अगले खंड में। खंड तीसरा जो आखिरी खंड होगा इस अध्याय का, हम शीघ्र ही ला रहे हैं। तब तक आप जो है मस्त रहिए, पढ़िए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल की घंटी बजाइए। धन्यवाद।